नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी हमारा पर्यावरण कक्षा 7 में जो एक पुस्तक है उसका पाठ 5 जो जल से संबंधित है। पाठ का शीर्षक है जल। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जल के विषय में चर्चा शुरू करेंगे। हाँ दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। आप चाहे कक्षा 7 की दृष्टि से देखें या अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग होते लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ भी यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आप इसे एक बार अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और साथ के साथ साथ 8-9 जो पहले इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाए या समझ नहीं पाए, कोरोना काल में पढ़ नहीं पाए, तो वह भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करें कि जल क्या है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में कैसा चित्र दिखाई देता है? या तो नदी दिखाई देते हैं, या जलप्रपात, या वर्षा की रिमझिम बूंदें जो बरसात में होती हैं, या अपने घर के नल दिखाई देता है। अगर हम जल की बात करें तो बच्चे वर्षा में क्या करते हैं? गड्ढे भरे होते हैं, उनमें कागज़ के नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। यह जल कहाँ जाता है? देखिए कि जब बारिश होती है तो गड्ढों में पानी जम जाता है, और साथ ही साथ जब धूप आ जाती है तो वह गड्ढों का पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो यह जल कहाँ जाता है? आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा या नहीं सोचा? आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेती है। यहाँ से वर्षा हिम एवं सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है, मतलब स्तर पर गिरता है। जैसे हवा चलती है, हवा जहाँ पर ताप ज़्यादा होती है तो गर्म हवा होती है, और जब हवा गर्म होती है, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, वह हवा ऊपर उठती है, और जब वह ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है। जब हवा ठंडी हो जाती है तो वह भारी हो जाती है, या नहीं संघनित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जब वह इकट्ठी हो जाती है तो वह क्या कर लेती है? बादलों का रूप ले लेती है। और यहाँ से यह जब बादल का रूप ले लेती है तो यह वर्षा हिम अथवा सहिम या वृष्टि, मतलब ओले पड़ना हम जिसे कहते हैं, उसके रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। आइए यहाँ पर इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि सबसे पहले जल क्या होता है? पृथ्वी पर होता है, और उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होने के बाद यह जल ऊपर उठता है। ऊपर उठ करके यह संघनन की स्थिति में आ जाता है, या नहीं इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के साथ साथ यह जल भारी हो जाता है, और यह जब इकट्ठा होता है तो यह बादलों का रूप ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब यह बादलों का रूप ले लेता है तो यह फिर नीचे गिरने लग जाता है। भारी होने के कारण नीचे फिर से स्थलखंड या महासागरों पर गिरने लग जाता है, जिसे हम बरसात या नहीं बारिश या ओलावृष्टि के रूप में कभी, या बर्फ के रूप में गिरता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यह जल जो होता है, हमारी पृथ्वी में जो जल है, इसका स्वरूप लगातार क्या होता है? बदलता रहता है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगातार लगाते रहता है। जिस प्रक्रम में जल क्या होता है? लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र, जैसे कि हमने अभी यहाँ समझने की कोशिश की यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा गया है कि जब जल लगातार अपने रूप को बदलता है और महासागरों से वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, तो उसे जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी के थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस
जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में करते हैं, वह हो सकता है कभी सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन में बहता हो। जो अमेजन नदी वर्तमान में कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील, वहाँ के आसपास में यह नदी बहती है। अब एक शब्द आया था यहाँ पर, थलशाला। अब थलशाला किसे कहते हैं? ये देखिए, यह छोटे घर के पौधे को रखने का कृत्रिम अहाता होता है या नहीं, यह आपका थलशाला है। जार या एक बीकर हम कह सकते हैं। इसमें कैसे जल थलशाला बनाया गया है इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने एक जार लिया, इसके एक चौथाई भाग में हम क्या करते हैं, मिट्टी भर लेते हैं और उसे अच्छी तरह दबा देते हैं। इसके बाद ऊपर से ह्यूमस की एक पतली परत लगाते हैं। पहले सबसे बड़े पौधे, तदुपरांत उसके चारों ओर हम छोटे पौधे व्यवस्थित करते हैं। इसमें फिर जल की फुहार छिड़कते हैं और जार को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हम जार को बंद करते हैं तो ये पत्तियों या मिट्टियों के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। जैसे कि यहाँ पर ढक्कन लगा दिया गया है। जब ढक्कन लगा दिया गया होता है तो ऐसे ही जल पहले तो यहाँ पर सोख लिया जाता है, लेकिन जब ढक्कन लग जाता है तो वह वाष्पित होकर जल ये ढक्कन से टकराता है और जब वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो फिर से नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जल यहाँ से तो ऊपर उठता है और यहाँ मान लीजिए आप ये क्षेत्र से जल फिर से वही ढक्कन का काम, जो जार में ढक्कन काम कर रहा है, वही ये क्षेत्र काम करता है और जल को वापस फिर से पृथ्वी में या महासागरों के ऊपर इस जल को ले आता है। यही चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था। और लवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? मतलब जो नमकीन नहीं होता है वो जल नदी में है, ताल में है, सोते में है एवं हिमनद है। प्रश्न पूछा जाता है लवण जल के प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हैं नदी, ताल, हिमनद आदि। महासागरों एवं समुद्रों का जल क्या होता है? लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने का जो उपयोग किया जाता है नमक, वही वाला नमक होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सागरों के पानी में किसकी अधिकता होती है? लवण की अधिकता होती है, नमक की अधिकता होती है या नहीं सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को महाद्वीप एवं महासागर दिए गए हैं। महाद्वीप एवं महासागरों को समझाने का प्रयास किया गया है, जो एक कक्षा 7 की किताब है जल पाठ में। तो हम देखें कि यहाँ पर सबसे पहले जो महाद्वीप होते हैं वो महाद्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है तो वह महाद्वीप कहलाता है, लेकिन वह क्षेत्र बड़े होते हैं। अभी एक द्वीप भी होता है जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, तो ये छोटे क्षेत्र होते हैं, दोनों जल से घिरे होते हैं। महाद्वीप एक विस्तृत स्थल खंड होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, जबकि द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं लेकिन छोटे स्थल खंड होते हैं। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप हैं टोटल यहाँ पर पृथ्वी पर, जो अभी हम मानते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका, दूसरा देखें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तीसरा, और चौथा यहाँ पर यूरोप भूमध्य सागर के ऊपरी क्षेत्र में यूरोप आता है, और पांचवा यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं, छठा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सातवां अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पर है। आप लोग देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं। तो ये 7 महाद्वीप जो हमने अभी चर्चा की, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और साथ में अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। आइए इन महाद्वीपों से कुछ प्रमुख चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से चर्चा करते हैं। यहाँ पर ग्रेट बियर झील है,
साथ में ग्रेट स्लेव झील है। प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रेट बियर झील कहाँ है? ग्रेट बियर झील उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर है। ऐसे ही ग्रेट स्लेव झील भी यूएसए एवं कनाडा के बीच के क्षेत्र में है। अगर हम महाद्वीप देखें तो उत्तरी अमेरिका में है। ऐसे ही विनिपेग झील, यह भी उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा एवं यूएसए के बीच में है। सुपीरियर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया की, यह भी यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। ह्यूरन झील भी यहाँ पर स्थित है। आप लोग उत्तरी अमेरिका में देख सकते हैं कि ग्रेट बियर झील है, स्लेव झील है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है। आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें और हो सके तो लिख लें। उत्तरी अमेरिका में ये प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में देखें तो एक प्रमुख नदी है मिसिसिपी नदी, यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मिसिसिपी नदी कहाँ है? मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका में है, जो मैक्सिको की खाड़ी में इधर को गिर जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नीचे उत्तरी अमेरिका के नीचे एक कैरिबियन सागर दिया गया है और इसके नीचे जो क्षेत्र आता है वह दक्षिण अमेरिका का आता है। दक्षिणी अमेरिका में हम देखें तो यहाँ पर अमेजन नदी दिया गया है। अमेजन नदी जो है विश्व की सर्वाधिक दूसरी बड़ी नदी है। अभी अभी उत्तराखंड में पीसीएस एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2022 को, या नहीं एक हफ्ते पहले, और वहाँ पर पूछा गया था कि विश्व की सर्वाधिक दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक दूसरी बड़ी नदी है। जबकि प्रश्न बनता है कि भाई विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये नील नदी यह 2 नदियों से मिलकर बनी होती है, श्वेत नील एवं नील नील से। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है, जबकि जो हमने अमेजन नदी देखी थी यह विश्व की दूसरी बड़ी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। जबकि नील नदी की लंबाई हमने बताया था 6690 किलोमीटर। आप समझ पाए होंगे शायद इन दोनों चीज़ों को, सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे दूसरी लंबी बड़ी नदी अमेजन। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह सबसे बड़ी नदी अमेजन है, क्योंकि अमेजन में नील की अपेक्षा ज़्यादा पानी आता है, या नहीं इसका फैलाव ज़्यादा है, इसलिए इसे बड़ी नदी माना जाता है। अगर लंबी नदी कहें तो तब आप नील नदी को ही सही मानेंगे। उसके बाद आगे चर्चा करें हम अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है। प्रश्न पूछा जा सकता है विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो आप तुरंत ही बता देंगे कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद आगे हम चर्चा करें, यहाँ पर कांगो नदी है। ऐसी ही 3 नदियाँ आएंगी हमारी, जो कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा या नहीं भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? मकर रेखा को जो 2 बार पार करती है वह कांगो नदी है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है या नहीं, 2 बार जो नदी काटती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में या नहीं उत्तर पश्चिम में एक नाइजर नदी है, जो सहारा मरुस्थल के आसपास में है।
आप इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर लाल सागर है, इसके कोने पर आप लोग याद रखेंगे कि लाल सागर अफ्रीका के पूर्व की ओर स्थित है, पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित है, जबकि इसके ठीक ऊपर में भूमध्य सागर है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सागर आपके यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, तो भूमध्य सागर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। यहीं पर काला सागर भी है, कैस्पियन सागर भी है और दानुबी नदी भी स्थित है। आगे हम चर्चा करें, दानुबी नदी का क्षेत्र हम यूरोप मान सकते हैं। ये क्षेत्र जो काला सागर एवं भूमध्य सागर के ऊपरी क्षेत्र हैं, ये सब यूरोप का क्षेत्र है। अगले जो महाद्वीप है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। वैसे हम महाद्वीपों का चैप्टर आगे देखेंगे। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ह्वांगहो नदी जो चीन में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो संसार की सबसे बड़ा डेल्टा है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ संसार का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ह्वांगहो नदी की, तो यह चीन में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डार्लिंग नदी है, एक मर्रे नदी और भी है। यहाँ पर मर्रे एवं डार्लिंग नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आशा करता हूँ कि आप जो ये मुख्य मुख्य पॉइंट दिए गए थे यहाँ पर समझ पाए होंगे, और जो चीज़ें बताई उसे आप शायद नोट करते चल रहे होंगे या आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो अगला महाद्वीप था यह अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पर साल भर बर्फ रहती है और यहाँ पर कोई भी घर या अन्य शहर इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक शोधशालाएँ हैं। भारत के भी यहाँ पर 2-3 शोधशाला हैं जो गंगोत्री है, भारती है आदि नामों से जानी जाती है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सागरों के विषय में, महासागरों के विषय में। जल की विशाल राशि जो मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में जहाँ पर स्थल सीमा नहीं लगती, उन क्षेत्रों को हम कहते हैं महासागर। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रमुख 7 बड़े महाद्वीप हैं, जबकि 5 महासागर हैं। इनमें प्रशांत महासागर, नंबर 2 आपका अटलांटिक महासागर, नंबर 3 आपका हिंद महासागर, नंबर 4 दक्षिणी महासागर और नंबर 5 ऊपर में आपका अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। इनके बारे में हम थोड़ा 2-2 चीज़ें या 2-2 शब्द जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी विशेषता क्या है। जो सबसे पहले हम देखें कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और जिसका आकार त्रिभुजाकार है। यहाँ भी है इसका क्षेत्र, क्योंकि पृथ्वी जो है सेब की तरह गोल है या नहीं, जब गोल आकृति में इसे रखेंगे तो ये दोनों क्षेत्र क्या हो जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों क्षेत्र मिल जाएंगे। जब ये दोनों क्षेत्र मिल जाएंगे तो ये इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा क्या है, महासागर है। यहीं पर मेरियाना गर्त है जो सबसे
गहरा क्षेत्र है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रश्न पूछा जाता है सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वह मेरियाना गर्त है। अगले चैप्टर में इसके विषय में चर्चा करेंगे। और जो अटलांटिक महासागर है यह ऐसा आकार का है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इस प्रकार का इसका जो आकार है, इसलिए इसे ऐसा आकार का महासागर कौन से महासागर को कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर को कहते हैं। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और ये देखिए महाद्वीपों के बीच में है, इसीलिए इसे सबसे व्यस्त महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग 4 महाद्वीपों के बीच में है, इसीलिए इसे सबसे व्यस्त महाद्वीप कहा जाता है। हिंद महासागर जो भारत के ठीक नीचे से है, इसे हिंद महासागर कहते हैं। और यह लगभग आधा क्षेत्र है, लगभग आधा क्षेत्र में इसका स्थलखंड जुड़े हैं, इसीलिए इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद अटलांटिक महासागर देखें हम ऊपर में, तो यह छिपा हुआ महासागर है, बिल्कुल ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, कम दिखाई देता है, कम क्षेत्र है, इसीलिए इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। जबकि अगर हम देखें सबसे नीचे जो पानी है यह दक्षिणी महासागर का क्षेत्र कहलाता है। आगे हम चर्चा करेंगे 3 रेखाएं जो यहाँ पर दी गई हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा। वैसे आप लोग जानते होंगे कर्क रेखा ये है जिसे माही नदी 2 बार काटती है। यहाँ पर कांगो नदी है विषुवत रेखा को, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि यहाँ पर कांगो नदी आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर मैंने पहले भूमध्य रेखा के बजाय मकर रेखा कह दिया है, तो आप लोग याद रखें कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह आपके लिम्पोपो नदी है। आइए आगे चर्चा करते हैं कि जल का वितरण कैसे हुआ है, क्या जल है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 क्या है, जल से भरा हुआ है, या नहीं। पृथ्वी में जो 3 भाग है वह जल का है, 1 भाग जो स्थलखंड है। जो जल यहाँ पर है तो उसका रूप देखें, जो सबसे अधिक 97.3% है वह महासागरों में है। बर्फ छत्रक जो या नहीं बर्फ के रूप में है वह 0.02% है। भूमिगत जल की बात करें जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं वह 0.68% है, या नहीं 0.68% है। झीलों का अलवण जल कहें, मतलब जो झील नमकीन नहीं है या नहीं खारे पानी से नहीं बने हैं, क्योंकि झील समुद्रों के तट पर भी बन जाते हैं तो वह लवणी झील होते हैं, नमक युक्त झील होते हैं। जो अलवण झील हैं वह 0.009% है, जबकि स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें क्या हैं, यह आपके लगभग 0.009% है। वायुमंडल में जो नदियां हैं, वायुमंडल में 0.019% पानी का है, और जो नदियों में पानी है वो बहुत ही कम है, 0.0001% जल पाया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करें कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब जो महासागरों में लवणता है या नहीं, जो महासागरों में नमक है वह औसत लवणता है जो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम का है। इसके बाद हम चर्चा करें, क्या आप जानते हैं इजराइल में मृत सागर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता वाला क्षेत्र है, और तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। आप देख रहे हैं प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वह मृत सागर न होकर के
कोई दूसरा है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन जो मृत सागर है इसकी लवणता क्या है, 340 ग्राम प्रति लीटर है इसकी जो लवणता है। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि 2 लीटर जल लें, उसमें क्या करना है, आपने उसे पृथ्वी मान लें या पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरी में रख दें। बर्तन में जल निकलने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल नमकयुक्त होता है। आप देख सकते हैं यही क्रियाकलाप यहाँ पर किया गया है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जल लिया गया है और उसमें आपके जैसे 12 चम्मच जल माप कर डाला गया और 2 चम्मच उसमें आपको अगर नमक डाल दिया गया तो वही चीज़ यहाँ पर इसको दर्शाता है, कह रहा है। आप लोग इसे देखें और थोड़ा समझने का प्रयास करें। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल क्या था, पृथ्वी में मौजूद संपूर्ण अवलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। क्योंकि इसमें हमने नमक शामिल नहीं किया था तो यह अवलवण था। जबकि चित्र में जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें और आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि 2 चम्मच क्या है, भौम जल है, जबकि 9 चम्मच क्या है, बर्फ छत्रक जल है और लगभग 2.5 चम्मच यहाँ पर जो है अलवण जल है। 1 बूंद 1 नदी, यहाँ पर नदियाँ लिखा गया है। आगे हम चर्चा करें कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल के उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। ये जल के बारे में दिखाया गया है कि जल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग खबरें यहाँ पर दुनिया भर में चले हैं। जैसे यहाँ पर गंगा के विषय में भी एक न्यूज़ चलाई गई है। आगे समझने का प्रयास करेंगे। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। जो समुद्र का तट होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार एवं भाटा दर्शाया गया है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रचलित किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, जो शायद 22 मार्च को मनाया जाता है, जो शायद आप लोग मनाए होंगे। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जब कभी क्या होता है, समुद्रों में तेज हवा चलती है तो पानी ऊपर की ओर जैसे यहाँ पर उठते हुए दिखाया गया है वही तरंगें कहलाती हैं। समुद्र के तट पर गेंद से खेलते हुए जब गेंद जल में गिर जाए तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तरंगें किन्हें कहते हैं। जब महासागर के सतह पर जल ऊपर उठता है और नीचे बैठता है तो यही तरंगें कहलाता है। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके बाद तूफान के तेज वायु चलने
पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन का कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। मतलब जब समुद्री धाराएं यानी समुद्री तरंगें भयानक रूप धारण कर लेती हैं, 15 मीटर तक ऊंचाई पर जाती हैं या नहीं 10 मीटर से भी जब ऊंचाई चली जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। विशाल या नहीं विशाल ज्वारी तरंगें को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। यह एक जापानी शब्द है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न कई बार ये भी पूछा गया है। सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती। 2004 सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आप देख सकते हैं सबसे जो विशाल सुनामी था वह लगभग 150 मीटर ऊंचा मापा गया है। 2004 में भारत में भी इसका असर देखने को मिला, और जिससे जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, वह क्या हो गया था? डूब गया था। यहाँ पर देखें सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है और जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाती हैं। पोताश्रय मतलब जहाँ पर पोतों को आश्रय मिलता है या नहीं, बंदरगाह जहाँ पर ये नावें या जहाज़ें रखी जाती हैं, उसे पोताश्रय कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न बनता है कि सुनामी का अर्थ क्या है? सुनामी का अर्थ है पोताश्रय तरंगें। आइए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर सुनामी के विषय में दिया गया है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी की तरंगें अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें भूकंप का परिणाम थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी तरंगा आई और वह किस कारण से आई? वह भूकंप के कारण से आई। वो भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ था? वह भूकंप का अधिकेंद्र सुमात्रा था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 12 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में समुद्र तटों में जल क्या होने लगा? हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। भारतीय सीमा की धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में था, वह क्या हो गया था? इसमें डूब गया था। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद इसमें जो स्थित पूरी तरह डूब गया था इंदिरा पॉइंट, जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तो यह तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र से सुनामी की तरंगें 3 किमी तक की गहराई तक की गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
आप देख सकते हैं। और लाखों लोग क्या हो गए, 1 लाख से अधिक लोगों के घर मकान डूब गए और प्रभावित हुए। और साथ में देखें, भारत के जो तटीय प्रदेश तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए। जो समुद्री सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं भारत के, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान, ये सारे क्षेत्र क्या हो गए, इससे प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा कैसे विनाश किया गया था। ये घर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, सब टूटा फूटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दिसंबर 2004 को सुनामी ने दक्षिण में क्या कर लिया था, अपना दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचा दी। वह पिछले कई सौ साल सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पर न जाकर अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, जिसके फलस्वरूप क्या हुई थी, यहाँ पर 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद है ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटे के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर दिया गया है लघु ज्वार भाटा, जबकि नीचे यहाँ पर दिया गया है बृहत ज्वार भाटा। आप देख रहे होंगे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए। सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से भी अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक शीत पर होते हैं। इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या को, जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक शीत में होते हैं, तब यह ऊंचे ज्वार आते हैं, या नहीं बृहद ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बृहद ज्वार कब आते हैं। जब चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य तीनों एक शीत में होते हैं, तब बृहद ज्वार आते हैं। जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। आप प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं। लघु ज्वार भाटा हम देख रहे हैं कि जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में होता है, या नहीं जब सूर्य एवं चंद्रमा का बल विपरीत दिशाओं में होता है तो लघु ज्वार तब आते हैं। यहाँ पर ये दिया भी गया है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी जब एक शीत में है यहाँ पर, तब बृहद ज्वार, लघु ज्वार यहाँ पर आ रहा है। आप देख रहे हैं चित्र में, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, सूर्य भी और चंद्रमा भी एक शीत में न होकर के वह अलग अलग दिशाओं में है। जबकि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर के तट को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जो होते हैं नौ संचालन मतलब नौकाओं चलाने के लिए भी सहायता करते हैं, और
बंदरगाहों में जो जहाज आते हैं उन्हें यहाँ पहुँचाने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाला जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। ज्वारी विद्युत का उत्पादन अभी किया जा रहा है, भारत में भी किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में इसका सर्वाधिक जो उपयोग है या नहीं, सर्वाधिक जो महासागरीय या नहीं जो ज्वार भाटे से विद्युत उत्पन्न की जाती है उसकी संभावनाएं हैं भारत में। इसके बाद क्रियाकलाप दिया गया है कि महासागरीय धाराएं क्या है। एक बाल्टी को नल के पानी के 3/4 भरें, बाल्टी के एक और निर्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकला बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर सम्मोहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। आइए यहाँ पर देखें, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागर की सतह में नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी होती हैं। सामान्यतः गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती हैं, जबकि ध्रुवों की ओर से जो धाराएं आती हैं वह ठंडी होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठंडी जलधाराएं कहाँ से प्रभावित होती हैं। ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों के बीच प्रभावित होती हैं, ये लिख सकते हैं आप लोग। और जबकि गर्म जलधाराएं क्या होती हैं? लैब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। प्रश्न, लैब्राडोर कैसा जलधारा है, या गर्म है या ठंडी है? तो लैब्राडोर गर्म जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म है, जबकि लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। प्रश्न थोड़ा गलत हो गया था कि लैब्राडोर गर्म न हो करके ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से इसलिए सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यतन क्षेत्र जाना जाता है। जापान के आसपास उत्तरी अमेरिका एवं पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, जहाँ पर क्या होता है, दोनों जलधाराएं जुड़ती हैं। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जहाँ पर एक साथ मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मछली उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया क्षेत्र होता है। यहाँ पर देखें कुछ जलधाराएं दिया गया है, जैसे लैब्राडोर जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा है, यहाँ भी दिया गया है विश्वती धारा है, जलधारा है विश्वती, दक्षिणी विश्वती धारा है, पश्चिमी वायु अपवाह है या नहीं जलधारा है, समुद्री प्रवाह है, विश्वती विपरीत धारा है। इसके साथ साथ ये अनेक दिए गए हैं, आप लोग इसे एक बार किताब में ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे, और अगर समझ में आया है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके लिखें। जय हिंद, जय भारत।